दोस्तों, अब जानते हैं जैसे जैसे ये नावल आगे बढ़ रहा है बहुत ही मज़ेदार होता जा रहा है। इसलिए जिसको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इलियास ने टीवी की स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखते हुए अचानक चारपाई से ही ऊंची आवाज़ में कहा कि उम्मी, क्या फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक कोक की बोतल रखी हुई है? इलियास की ये अचानक आवाज़ सुनते ही मैंने खौफ और सरासिमगी के आलम में अपना हाथ खाला जमीला के निचले धाड़ के पीछे से एकदम झटके के साथ हटा लिया। इस लम्हे तो डर के मारे मेरी जान ही निकल गई थी और सांसें हल्क में अटक कर रह गई थीं। वो तो शुक्र था और हमारी किस्मत अच्छी थी कि इलियास ने चेहरे का रुख हमारी तरफ नहीं मोड़ा था, वरना अगर उसकी नज़र ज़रा सी भी घूम कर हम पर पड़ जाती तो जो हंगामा और ज़िल्लत होती वो तसव्वुर से बाहर थी। खाला जमीला ने भी अपने दोपट्टे को फ़ौरन संभाला और कदरे नॉर्मल आवाज़ बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि हाँ बेटे, अंदर फ्रिज में रखी हुई है, मैं अभी किचन से जाकर तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। इलियास ने चारपाई से उठते हुए कहा कि ओ नहीं उम्मी, आप आराम से बैठकर साजिद को पढ़ाएं और उसके सबक पर तवज्जो दें, मैं खुद ही जाकर किचन से कोक ले आता हूँ। ये कहकर इलियास चारपाई से उठा और कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ चला गया। इलियास के कमरे से बाहर जाते ही खाला जमीला ने घूमकर मुझे शदीद गुस्से, डांट और खफगी भरी निगाहों से देखा। मैंने किसी मुजरिम की तरह अपना सर फौरन नीचे झुका लिया और नज़रें कालीन पर जमा दे। खाला ने धीमी लेकिन इंतहाई सख्त और गुस्से से भरी आवाज़ में मुझ पर बरसना शुरू किया कि साजिद, मैंने तुमसे बार बार कहा था ना कि अपने इन आवारा हाथों और हरकतों को काबू में रखो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। अगर अभी इलियास की ज़रा सी भी नज़र पीछे पड़ जाती वो मुड़ कर देख लेता तो सोचो ख़ानदान ने क्या तूफ़ान खड़ा हो जाता। मैंने शर्मिंदगी से अपने होंठ चबाते हुए मध्यम आवाज़ में कहा कि मैं क्या करूं खाला जान, आपको इतने करीब देखकर मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो पाता, मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। खाला जमीला ने अपने माथे पर बिल लाते हुए खफा होकर कहा कि तुम खुद तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगे ही, साथ में मुझे भी घर वालों के सामने जलील और रुस्वा करवाओगे। इतने में इलियास किचन से एक ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के 3 शीशे के गिलास भरकर वापस कमरे में आ गया। इसने एक गिलास अपनी उम्मी के सामने रखा और बोला कि उम्मी, ये वाला गिलास आपका है। इसके बाद इलियास वहीं बैठकर अपना ड्रिंक पीने लगा और हमारे दरमियान मजीद कोई ऐसी खास बातचीत ना हो सकी। अगला दिन हफ्ते का दिन था। मुझ पर खाला जमीला की जुल्फ़ों की मुअत्तर खुशबू और उनके साथ गुजारी गई उन नायाब घड़ियों का ऐसा दीवाना वार भूत सवार था कि मुझे अपने नाना के घर में कोई दूसरी लड़की औरत नज़र ही नहीं आ रही थी। ना तो बड़े मामू की खूबसूरत बेटियां मेरी तवज्जो का मरकज़ थीं, ना छोटे मामू की बेटियां, और ना ही मामी कौसर का ख्याल मेरे दिल में आ रहा था। बस मेरी नज़रों के सामने, मेरे दिल और दिमाग के कैनवस पर और मेरी सोचों में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खाला जमीला का चेहरा और उनका दिलकश सरापा ही घूम रहा था। हफ्ते वाले दिन सरकारी इदारों और बैंक्स में मामूल के मुताबिक हाफ डे यानी आधी छुट्टी होती थी, जिसका मतलब था कि खालू एहसान भी दोपहर को जल्द घर वापस आने वाले थे। लिहाजा मैंने सुबह बेदार होते ही जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और 3 बजे का इंतज़ार किए बगैर सुबह सीधा खाला के घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं खाला के घर के सह में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सह में कपड़े धोने वाली मशीन लगी हुई थी और खाला जमीला अपने घर के ढेर सारे कपड़े धोने के काम में शदीद मसरूफ़ थी।
खाला जमीला ने इस दिन सफ़ेद रंग की निहायत बारीक नर्म और हल्की सोती शलवार कमीज पहन रखी थी। जब मैंने खाला को इस हालत में देखा तो मैं जहां खड़ा था वही शशदर और मस्मराइज होकर देखता ही रह गया, क्योंकि कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ने की वजह से वो आधे से ज्यादा भीगी हुई थी और उनकी कमीज उनके जादुई सरापे से बुरी तरह चिपकी हुई थी। मैं जज्बात के शदीद बहाव में आकर आगे बढ़ा, खाला को साथ लगा लिया। खाला जमीला ने इस अचानक और बेसाख्ता चौंक कर बर्तनों और कपड़ों से हाथ हटाए और मुझे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोलें कि साजिद, ये क्या बेवक्त की नादानी कर रहे हो बेटे? जरा पीछे हटो और मुझे सुकून से कपड़े धोने दो, अभी बहुत काम बाकी है। मैंने उनके शाने पर मुंह रखते हुए कहा कि ओ खाला जान, आप ये घर के फजूल काम बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे आपके इस खूबसूरत रूप को अपनी बाहों में भरना है और आपके साथ वो सुनहरी लम्हे गुजारने हैं। खाला ने सांस बहाल करते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे समझाते हुए कहा कि साजिद, रोज रोज यूं जज्बात में आकर हद से गुजरने से तुम कमजोर हो जाओगे, थोड़ा सब्र करना सीखो। मैंने जिद करते हुए कहा कि ओ खाला जान, रोज रोज कहाँ किया है, हमने तो अब तक सिर्फ 2 बार ही वो पिल साथ गुजारे हैं और आज पूरे 3 दिन का तवील अरसा बीत चुका है कि हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस नहीं किया। खाला जमीला ने मशीन का बटन बंद करते हुए कहा कि अच्छा बाबा, अभी मुझे घर की सफाई और कपड़ों का काम खत्म करने दो, काम खत्म हो जाए तो फिर इत्मीनान से तुम्हारी बात सुनूंगी। मैंने उनका हाथ थामकर बड़ी बेताबी से कहा कि ओ खाला जान, जो करना है अभी करते हैं ना, वैसे भी आज हफ्ता है और खालू एहसान बैंक से जल्दी घर वापस आ जाएंगे, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। और खाला जान, आज मेरी एक और ख्वाहिश भी है, आज मुझे ये भी देखना है और उसकी कुर्बत भी हासिल करनी है। मैंने डरते डरते अटकुते हुए आखिरकार अपने दिल की वो छपी हुई बात खाला के सामने कह ही दी। खाला जमीला मेरी ये बात सुनकर 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साकित हो गई और फिर उनका चेहरा गुस्से और सदमे की शिद्दत से सुर्ख हो गया। उन्होंने निहायत सख्त और तेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोलें कि कानालिफ, ये क्या घटिया बेहुदा और बकवास बात कर रहे हो तुम साजिद? मैंने डर के मारे घुघियाती हुए कहा कि ओ जीम जीम जी खाला जान। खाला जमीला ने शदीद गुस्से में आकर मुझे झटके से अपने से दूर एक तरफ धकेला और बोलें कि तुम ऐसी गंदी और नीच बात अपने ज़हन में सोच भी कैसे सकते हो साजिद? बोलो, अगर मैंने तुम्हारी नादानी पर रहम खाकर तुम्हारे साथ कुछ प्यार की बातें कर ले तुम्हें अपने करीब आने दिया, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हदें पार कर जाओ और तुम्हारा जो घटिया दिल चाहे तुम मुझसे कहो या मेरे साथ करने की कोशिश करो। मैंने उनके गुस्से से कपकपाते हुए चेहरे को देखा और नजरें झुकाकर मासूमाना लहजे में कहा कि ओ लेकिन खाला जान, मैं तो आपसे सच्ची मोहब्बत और दीवानगी करता हूँ। खाला ने हाथ हुआ में लहराते हुए सख्त आवाज में कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम ऐसी गलीज और शर्मनाक हरकतों की तमन्ना करोगे। मैंने हिम्मत जमा करके एक बार फिर कहा कि लेकिन खाला जान, मैं सचमुच आपका दीवाना हूँ और मैं आपके इस हिस्से का कुर्ब हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। पटानाख। इससे पहले कि मैं अपने जुमले मुकम्मल कर पाता, खाला जमीला का एक जोरदार कड़कुत्ता हुआ थप्पड़ मेरे दाएं गाल पर जा पड़ा। थप्पड़ की गूंज पूरे सहने सुनाई दी और मेरा गाल शदीद जलन से लाल हो गया।
खाला जमीला की उंगली बाहर के बड़े गेट की तरफ उठी हुई थी और वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में चलाएं कि दफ हो जाओ अभी के अभी यहाँ से, और आज के बाद कभी भूल कर भी इस घर में अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझे तुम। मैं गाल पर हाथ रखे वहीं सह में हक्का बक्का खड़ा रहा और फटी फटी मुखों से खाला को देखता रहा। मेरे अंदर की जिद अब भी बाकी थी, इसलिए मैंने गाल सहलाते हुए डरते डरते फिर कहा कि ओ खाला जान, एक बार आप मुझे मौका देकर तो देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पटानाख। खाला जमीला ने बगैर कोई रियायत किए एक और शदीद और जनाटेदार थप्पड़ मेरे दूसरे गाल पर रसीद कर दिया। उनकी आंखों में शदीद नफरत और ज़ब्त के आंसू थे। वो गुस्से में चीखे कि ओ दफ हो जाओ साजिद मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले कि मैं घर के बाकी लोगों को बिलाकर तुम्हारी इस करतूत का तमाशा बनाऊं। ये कहते हुए खाला जमीला ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से मजबूती से पकड़ा, सहन से घसीटती हुई ले गईं और घर के मेन गेट से बाहर निकाल कर धक्का दे दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। खाला के इन दो पे दर पे थप्पड़ों की शदीद जलन, दर्द और तप्श मुझे अब भी अपने दोनों गालों पर वाज़े महसूस हो रही थी और मेरा सर चकरा रहा था। मैंने बाहर खड़े होकर चंद सेकंड्स बाद अपने कांपते हाथों से दोबारा गेट की घंटी बजाई। दरवाजे के बिल्कुल पीछे से खाला जमीला की रोने से भरी और इल्तिजा करती हुई आवाज़ आई कि साजिद, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। मैंने गेट के लकड़ी के तख्ते के पास अपना मुंह करके रोनी सूरत बनाकर कहा कि ओ खाला जान, अब सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मुआफ़ी मांगनी है। खाला जमीला ने अंदर से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, यहाँ गिल्ली में खड़े होकर मेरा और अपना तमाशा मत बनाओ। मैं काफ़ी देर तक नाउमीदी की हालत में गेट के बाहर गर्मी में खड़ा रहा। 2-3 बार मैंने फिर हिम्मत करके घंटी बजाई, लेकिन खाला जमीला ने अंदर से दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब खाला किसी सूरत दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, तो मैं निहायत बोझल, नागवार और भारी कदमों के साथ नाना के घर की जानिब वापस रवाना हो गया। पूरे रास्ते पैदल चलते हुए मैं अपने आप को शदीद कोसता रहा, गालियां देता रहा और अपने वजूद पर गुस्सा करता रहा। घर पहुंचकर मैं खामोशी से अपने कमरे में गया, बिस्तर पर गिर पड़ा और तकिए में मुंह देकर खुद को शदीद मलामत करने लगा कि ये मैंने क्या नादानी कर दी। खाला को हासिल करने के चक्कर में मैं तो उनकी वो पहले वाली सच्ची मोहब्बत, कुर्बत और आगोश से भी हाथ धो बैठा, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मेरे अंदर की अना ने सर उठाया कि मैंने आखिर ऐसी कौन सी इतनी बड़ी और अनोखी गलत बात कह दी थी जिसके बदले में खाला ने मुझे इतने सख्त और जलील करने वाले थप्पड़ मार दिए। मैंने दिल ही दिल में एक पक्का और हतमी इरादा किया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं खाला जमीला से जिंदगी भर कभी बात नहीं करूँगा, न कभी उनके घर पढ़ने जाऊंगा और न ही कभी उनका सामना करूंगा। शाम को मैंने खामोशी से सबके साथ मिलकर खाना खाया और खाना खाते ही बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। अगला दिन इतवार का था। इतवार वाले पूरे दिन ने अपने बिस्तर से बाहर बिल्कुल नहीं निकला और सबके सामने शदीद बुखार और सर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं पिछले 2 दिनों से खाला के घर बिल्कुल नहीं जा रहा था और न ही उनका कोई सुराख मिल रहा था। फिर शाम के वक्त जब मुझे मालूम हुआ कि खाला जमीला नानी से मिलने हमारे घर आई हैं और ड्राइंग रूम में बैठी है,
तो मैं उनका सामना करने से बचने के लिए खामोशी से घर से बाहर निकल गया और गलियों और दोस्तों में आवारा गर्दी करता हुआ रात देर गए वापस लौटा। इससे अगले दिन मैं सुबह 10 बजे के करीब बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोया और किचन में जाकर सस्ती से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब मैं किचन से निकलकर मरकजी हाल में आया तो सामने मेरी नज़र खाला जमीला पर पड़ी, जो मेरी उम्मी के साथ सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। मैंने उन्हें देखते ही अपना रुख मोड़ा और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं मुड़ा, खाला जमीला ने फौरन मुझे नाम लेकर पुकारा कि 1 मिनट साजिद, ज़रा मेरी बात तो सुनो। मैंने वहीं खड़े खड़े बगैर मुड़े बोझल आवाज में कहा कि ओ जी खाला जान। खाला ने नरमी से कहा कि उधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं खामोशी से चलता हुआ खाला के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मेरी नज़रें उनके चेहरे पर नहीं थीं बल्कि नीचे कालीन पर थीं। खाला ने मुझसे पूछा कि तुम पिछले 2 दिनों से पढ़ने और ट्यूशन के लिए क्यों नहीं आ रहे? मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए नहीं आ सका। खाला ने पूछा कि अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने बेदिली से कहा कि अब ठीक हूँ। खाला जमीला ने मेरे चेहरे पर जिमी खफगी को देखा और बोले कि अच्छा, आज शाम को ट्यूशन पढ़ने लाजमी आना, मुझे तुमसे घर के कुछ ज़रूरी काम भी करवाने हैं। मैंने साफ इनकार करते हुए कहा कि ओ नहीं खाला जान, मुझे अब मज़ीद उर्दू नहीं पढ़नी, मुझे अब तमाम असबाक और शायरी अच्छी तरह समझ में आ गई है। बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैं घर बैठकर खुद ही पढ़ लूँगा। मेरी उम्मी ने मेरी इस बेहुदा बात पर फौरन मुझे डांटते हुए कहा कि साजिद बेटे, जमीला को तुमसे घर का कुछ ज़रूरी काम है, तुम आज इसके साथ चले जाओ और काम करवा दो, कल से बेशक न जाना। मैंने उम्मी की बात मानते हुए बोझल लहजे में कहा कि ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा। ये कहकर मैं खाला की तरफ देखे बगैर उनसे अलग हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त मेरा दिल मामी कौसर की तरफ भी बिल्कुल माइल नहीं हो रहा था और दुनिया की कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जब शाम के 3 बजे का वक्त हुआ तो मैं किसी को बताए बगैर दाबे पांव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और खाला के घर बिल्कुल नहीं गया। इसके बाद इस दिन मज़ीद कुछ ख़ास वाक़या पेश न आ सका। अगले दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा छत को घोर रहा था कि मेरी एक कज़िन कमरे में आई और बोली कि साजिद भाई, आपको फूफो यानी मेरी उम्मी फौरन अपने कमरे में बुला रही है। मैं बिस्तर से उठा और उसके पीछे पीछे उम्मी के कमरे में आ गया। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उम्मी के साथ सोफे पर खाला जमीला भी बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी। उम्मी ने मुझे देखते ही सख्त लहजे में पूछा कि कल तुम जमीला की तरफ पढ़ने और उसका काम करवाने क्यों नहीं गए? मैंने नज़रें चराकर झूठ बोला कि वो उम्मी, मैं मसरूफियत की वजह से बिल्कुल भूल गया थे। उम्मी ने गुस्से से कहा कि अच्छा, अब अभी और इसी वक्त जमीला के साथ उसके घर जाओ और जो भी काम है वो पूरा करवा कर आओ। जाओ मेरे बेटे, शाबाश। खाला जमीला ने सोफे से उठते हुए कहा कि ओ चुल्लू साजिद। मैंने फौरन इनकार करते हुए कहा कि ओ नहीं, आप घर में से किसी और लड़के को अपने साथ ले जाए, काम का कह दें, घर में और भी तो लायक लड़के मौजूद हैं। उम्मी ने मेरी इस बात पर शदीद गुस्से से मुझे घूरा और बोले कि ओ साजिद, ये क्या बदतमीज़ी और बेहुदा तरीक़ा है अपनी खाला से बात करने का।
खाला जमीला ने उम्मी को रोकते हुए और मेरी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा कि अरे बाजी, आप इस मासूम को बिलावजा मत डांटे, ये तो मेरे घर के तमाम काम हमेशा भाग भाग कर खुशी से कर देता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तबीयत अभी तक वाकई पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसीलिए ये आने से थोड़ा कतरा रहा है। उम्मी ने खफा होकर कहा कि कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से इस लड़के को क्या दौरा पड़ गया है, न वक्त पर खाना खाता है, न घर में किसी के साथ बैठकर बात करता है, बस पूरा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर बीमारों की तरह मुंह लपेट कर पड़ा रहता है। खाला जमीला ने मेरी उम्मी की डांट सुनकर तड़प कर कहा कि बाजी, प्लीज आप मेरे प्यारे भांजे को मेरे सामने तो इस तरह मत डांटे। खाला फौरन सोफे से उठकर मेरे बिल्कुल पास आईं और उन्होंने मुझे आगे बढ़कर मोहब्बत और शफकत से अपने गिले से लगा लिया। उनके इस अचानक आगोश और उनकी लगी हुई परफ्यूम की मुअत्तर खुशबू ने एक बार फिर मेरे हवास को जकड़ लिया। उम्मी ने थोड़े प्यार से कहा कि चुल्लू अब चुपचाप जमीला के साथ चले जाओ। फिर मैं खाला जमीला के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। हम दोनों खाला बेंजा गिल्ली में प्यादा ही कदम बढ़ा रहे थे। मैं बिल्कुल खामोश मुंह बनाए और खफा सा होकर खाला से 2 कदम आगे आगे चल रहा था। खाला जमीला ने मेरी इस दूरी को देखा तो बोलें कि ओ साजिद, इतने आगे आगे क्यों भाग रहे हो बेटे, उधर आओ, मेरे बिल्कुल साथ साथ चलूं। खाला ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने फौरन अपने हाथ को उनकी गिरफ्त से छुड़ाया और एक बार फिर उनसे 2 कदम आगे होकर चलने लगा। थोड़ी देर खामोशी से चलने के बाद उनका घर आ गया। खाला ने अपने पर्स से चाबी निकाली, गेट पर लगा हुआ बड़ा ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही खाला ने मरकजी गेट बंद किया, अंदर से कुंडी चढ़ाई, अपनी बड़ी चादर उतार कर सहन में बंधी हुई रस्सी पर फैलाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हम दोनों धूप छांव में सह में खड़े थे। खाला ने मेरी आंखों में देखते हुए नरमी से पूछा कि क्या अभी तक सचमुच मुझसे इतने शदीद नाराज हो साजिद? मैंने वहीं खड़े खड़े रूखे लहजे में कहा कि ओ नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा। आप मुझे काम बताइए कि क्या काम करवाना है ताकि मैं काम खत्म करके वापस जा सकूं। खाला जमीला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों नर्म हाथों में थामते हुए धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा कि तुम इस दिन के वाक़ये के बाद से मेरे घर क्यों नहीं आए बेटे? मैंने अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए तुंद लहजे में कहा कि मुझे इस दिन के वाक़ये इस गुफ्तगू के बारे में आपसे मज़ीद कोई बात नहीं करनी, बस काम बताइए। खाला ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और बोलें कि अच्छा, अब अपनी ये झूठी नाराज़गी ख़त्म करो और सकवरन से मेरी बात सुनो। तुमने इस दिन जो कुछ भी मुझसे कहा था और जिस तरह तुम खफा होकर गए थे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तन्हाई में तुम्हारी इस ख्वाहिश और बातों पर बहुत गहराई से सोचा है और मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची हूं कि खाला जमीला ने मेरा हाथ अपने हाथ में दबाते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी निस्वानी शर्म और तस्लीम का तासुर लाते हुए कहा कि तुम सचमुच मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो। मैंने खाला की आंखों में आंखें डालकर इल्तिजा और जुनून से भरपूर अंदाज में कहा कि हाँ खाला जान, मैं सचमुच आपका दीवाना हूँ और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर आपने अब भी मुझे इनकार किया, मुझसे दूरी बनाई, तो मेरे लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा।
खाला जमीला ने एक लंबी और गहरी सांस ली और बोले कि मगर साजिद बेटे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो इखलाकी और आम तौर पर बहुत ही नागवार, मुश्किल और दर्दनाक काम समझा जाता है। खाला जमीला ने ये बात जुबान से तो ज़रूर कही, मगर इस गुफ्तगू और मेरी इतनी खिली ख्वाहिश का असर ये हुआ कि उनके अपने वजूद में भी अब हल्की हल्की तपश और सनसनाहट दौड़ने लगी थी। ये और बात थी कि उनके ज़हन में फ़ी हाल वो सब खौफ नहीं था जो मैं सोच रहा था। वो तो अपने ख़यालात के ख्वाबनाक जहां में मुझसे मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत को अपने वजूद के अंदर और बाहर महसूस कर रही थी। उनकी रूह और उनके दिल की गहराइयों में एक बेकरार कर देने वाली जज्बाती बेचैनी फैलने लगी थी। मुझसे उनकी ये बदलती हुई जिस्मानी हालत और सांसों का तेज़ होना बिल्कुल छप ना सका। मैंने उनका तासुर बदला हुआ देखा तो कहा कि ओ खाला जान, ये बिल्कुल भी कोई बुरा नागवार काम नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, जब हम इस ख़ास हद तक बेतकल्लुफ़ होंगे तो आपको भी इस कुर्बत और इस नए अंदाज में बेपनाह सरवर और लुत्फ़ हासिल होगा। मैंने अपनी बात का असर बढ़ाने के लिए हल्का सा दबाव बढ़ाकर उन्हें कायल करने की कोशिश की। खाला जमीला मेरा एहसास महसूस करके बेसाख्ता थोड़ा सा आगे को हुई और मुझे पकड़कर थोड़ा साइड पर किया और उसका रुख बाहर की तरफ मोड़ दिया। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर उनको हाथों में थामा। खाला जमीला ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा कि ठहरो तो सही साजिद, पहले मुझे बात तो मुकम्मल करने दो, क्या बिल्कुल ही दीवाने हो गए हो तुम? उन्होंने थोड़ा जोर लगाकर खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाया। फिर उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ अपने हाथ में थामा और मुझे सहन से अंदर अपने बेडरूम में ले गईं। हम दोनों खाला बेअंजा इसी बड़े बेड पर जाकर पास पास बैठ गए जहां हम पहले मिले थे। खाला जमीला ने मेरी तरफ देखकर हैरत और तजब्जुब से पूछा कि साजिद, तुम इस कदर अजीब और हिटकर बात सोच भी कैसे सकते हो बेटे? क्या तुम्हें ऐसे कामों से बिल्कुल भी खौफ या हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि ओ खाला जान, आप डर की बात कर रही हैं। मैं तो ना जाने कितनी देर तक आपके इस खूबसूरत हिस्से पर मोहब्बत की बरसात करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा और रूमानी कहानियों में देखा है। खाला जमीला ने अपने दोनों हाथ गालों पर रखे और बोले कि हाय हाय साजिद, कैसी अजीब और बेबाक बातें कर रहे हो तुम। भला वो भी मोहब्बत की बरसात करने वाली चीज़ है? मैं तो आम तौर पर भी ऐसी हद से बढ़ी हुई बेबाकी को अच्छा नहीं समझती। पता नहीं दुनिया में किस किस्म की औरतें और मर्द होते हैं जो इस हद तक चले जाते हैं। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए ये बात कही। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और इल्तिजा करते हुए कहा कि ओ खाला जान, आप सिर्फ एक बार मुझे अपना ये रूप संवारने और अपनी कुर्बत हासिल करने की इजाज़त देकर तो देखें। ऐसा ज़बरदस्त और अनोखा सरवर मिलेगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगी। खाला जमीला ने बिल्कुल दो टोक और हतमी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा कि ओह नहीं नहीं साजिद, तुम मुझे इस मामले में मुआफ़ ही रखो। मैं ऐसा ख़तरा और ऐसा अजीब काम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने थोड़ा मुँह बनाकर पूछा कि आखिर आपको तशवीश और एतराज़ क्यों है खाला जान? खाला ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोले कि अरे कमाल करते हो तुम भी, क्यों ना हो एतराज़। वो हिस्सा कुदरत ने इस किस्म की सख्त जिस्मानी कुर्बत के लिए नहीं बनाया है। फिर किसी औरत को इस तरह के गैर फितरी और सख्त तरीक़े में भला किया लुत्फ़ मिल सकता है? उन्होंने बिल्कुल वही रिवायती खदशात और बातें ज़ाहिर कीं जो अक्सर ख़वातीन इस किस्म की कुर्बत से पहले सोचती है।
میں نے ان کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ خالہ جان، اگر آپ اسے صرف ڈر اور خوف کی نگاہ سے دیکھیں گی تو وہ آپ کو ہمیشہ مشکل ہی لگے گا، لیکن اگر آپ اس میں موجود سچی محبت کو محسوس کریں گی تو آپ کو اس کے پاکیزہ ہونے کا احساس ہوگا۔ کیا آپ کو مجھ پر اور میری محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا؟ خالہ جمیلہ میری اس معصومانہ اور گہری بات پر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی مسکراہٹ میں شرم، تسلیم اور جذباتی مغلوبیت کا ایک ایسا حسین امتزاج تھا جس نے مجھے بتا دیا کہ ان کے دل کے تمام مضبوط دروازے اب میری دیوانگی کے سامنے کھلنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے، اور ہماری داستان ایک نئے بے باک اور حسین موڑ میں داخل ہو رہی تھی۔